आज अपन पढ़ेंगे बच्चे मौर्य काल का धातु उद्योग। खानों से कच्ची धातु निकालने, उसे धातुओं के रूप में परिवर्तित करने और धातुओं से अस्त्र शस्त्र उपकरण आभूषण आदि बनाने का उद्योग भी मौर्य युग में बहुत उन्नत दशा में था। कौटिल्य ने कोश को आकार प्रभव अर्थात खानों से उत्पन्न या खानों पर आधारित कहा है। साथ ही युद्ध के सब उपकरण अस्त्र शस्त्र कवच आदि भी खानों से ही प्राप्त होते हैं। इस दशा में यह स्वाभाविक था कि मौर्य युग के राजा खानों और धातु उद्योग पर विशेष ध्यान देते थे। खानों का विभाग एक पृथक अमात्या के अधीन होता था जिसे अकारा अध्यक्ष कहते थे। उसके अधीन खन्य अध्यक्ष, लोहा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, लवणा अध्यक्ष आदि बहुत से अमात्य कार्य करते थे। मौर्य युग में धातु विद्या भली भांति उन्नत थी और अकारा अध्यक्ष के कर्मचारी पर्वत और मैदानों में विद्यमान खानों की तलाश में निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। कच्ची धातु को खान से ले जाकर उसे शुद्ध धातु के रूप में परिवर्तित किया जाता था और इसके लिए बहुत से कारखाने विद्यमान थे। नाना विधियों द्वारा शुद्ध धातुओं को तैयार करना और धातुओं को नरम चमकीला व कठोर बनाना एक ऐसा शिल्प था जो मौर्य युग में अच्छी तरह से विकसित हो चुका था। खनिज पदार्थों में कौटिल्य ने सोना, चांदी, तांबा, शीशा, लोहा, टिन, पीतल, कांसी, नमक, मणि, शिलाप्रस्तर आदि का उल्लेख किया है। निसंदेह इन सब के कारखाने मौर्य युग में विद्यमान थे। यद्यपि धातुओं के कारखानों और खानों का संचालन राज्य की ओर से होता था, पर जिन कारखानों और खानों में बहुत अधिक धनराशि लगाने की आवश्यकता हो उन्हें राज्य की ओर से अन्य व्यक्तियों को भी दे दिया जाता था, जिसके बदले में राज्य या तो निर्धारित किराया लेता था उन लोगों से और या पैदावार का एक निश्चित भाग। इस प्रकार मौर्य युग में धातु उद्योग के निजीकरण की भी सत्ता थी। उस युग में भी यह स्वीकार किया जाता था कि उद्योगों के लिए पूंजीपतियों का उपयोग है। अकारा अध्यक्ष के अधीन सबसे महत्वपूर्ण अमात्य लोहा अध्यक्ष था, जो ताम्र, स्टील आदि धातुओं के कारखानों का संचालन करता था। एक अन्य अमात्य खन्य अध्यक्ष था, जो सामुद्रिक आकारों से शंख, वज्र, मणि, मुक्ता, प्रवाल आदि निकलवाने की व्यवस्था करता था। नमक की गिनती भी खनिज पदार्थों में ही की जाती थी, जिसके लिए लवणाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। लोहे का मुख्य उपयोग अस्त्र शस्त्र और कृषि एवं उद्योगों के उपकरणों के निर्माण के लिए था और तांबे, पीतल आदि का बर्तनों के निर्माण के लिए। सोना और चांदी जहाँ आभूषण बनाने के लिए प्रयोग होते थे, वहाँ साथ ही सिक्के बनाने के लिए भी इनकी प्रधानता थी। उन्हीं को प्रयोग किया जाता था। यद्यपि मापक, माशक, अर्धमाशक सदृश छोटे सिक्के तांबे से ही बनाए जाते थे। मुद्रा पद्धति का संचालन लक्षणा अध्यक्ष के अधीन था, जो अकारा अध्यक्ष के नियंत्रण में अपना कार्य संपादन करता था। खानों और धातुओं के कारखानों से जो माल उपलब्ध होता था, उसकी बिक्री की व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती थी। लोहा, तांबा आदि धातुओं का विक्रय लोहाध्यक्ष के अधीन था। शंख, मुक्ता आदि का विक्रय खन्याध्यक्ष के और नमक का लवणाध्यक्ष के। चांदी और सोने को
शुद्ध रूप से तैयार करने और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के आभूषणों को बनाने का कार्य एक पृथक विभाग द्वारा किया जाता था, जिसके अध्यक्ष को स्वर्णाध्यक्ष कहते थे। इसके बाद साथ ही खानों और धातु उद्योग के विषय में मैगस्थनीज ने भी अपने भारत वर्णन में लिखा है। उसके अनुसार भूमि तो अपने ऊपर हर प्रकार के फल और कृषि उत्पन्न करती थी, कृषि द्वारा उपज होती थी। उसके गर्भ में भी विभिन्न प्रकार की धातुओं का अनगिनत भंडार था। उनमें लोहा चांदी बहुत होता था और तांबा तथा लोहा भी कम नहीं होता था। जस्ता और दूसरी वस्तुएं भी होती थी। इनका प्रयोग आभूषणों की वस्तुओं और लड़ाई के हथियार तथा साजो सामान के लिए प्रयुक्त होता था। ये तो